स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे और क्या है वो ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। और जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इन दोनों प्रोसेसेस में बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम ऑस्मोसिस किसे कहते हैं या फिर डिफ्यूजन किसे कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन इन दोनों में डिफरेंस क्या है उस चीज़ को देखेंगे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम ये केस कंसिडर करेंगे कि डिफ्यूजन बेसिकली क्या रहती है। तो अभी क्या है हमारे पास, मान लो ये एक कंटेनर है। कंटेनर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इनटू पार्ट ए एंड पार्ट बी। और किसकी हेल्प से मैंने ये डिवीजन कर रखी है, विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन की हेल्प से पूरे कंटेनर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। राइट, अभी हम मानते हैं कि ये जो पार्ट ए है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसमें जो भी सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2। राइट, अब देखने से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ब्लू डॉट्स हैं वो पहले देखिए कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट को, और जो रेड डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूट को। अब जो ए साइड है, ए साइड में जो भी सोल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द सोल्यूशन ऑन द बी साइड। यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कम है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो C1 कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू C2। मतलब जो सोल्यूशन हमारे पास ए पोर्शन में है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बी साइड पे जो सोल्यूशन है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे यही रहता है कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। अगर कहा जा रहा है कि C1 इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, C1 इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स कि यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। व्हेन वी से दैट C2 इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स यहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कंपैरिजन में कम है। अब देखिए, इसकी डिवीजन किसने करी है, मेम्ब्रेन ने। मेम्ब्रेन लगा के हमने इनकी डिवीजन की हुई है। ये जो मेम्ब्रेन है इसमें लार्ज पोर्स हैं, बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं। राइट, और जो ये पोर्स हैं वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं कि वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू। याद रखना कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों तरह के पार्टिकल्स हैं वो आ जा सकते हैं, मतलब उसे क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए, डिफ्यूजन हम किसे कहते हैं। डिफ्यूजन बेसिकली क्या रहता है हमारे पास, इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल from its higher concentration to lower concentration। राइट, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि मूवमेंट मतलब मूव कर सकता है एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कि जिस भी पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ भी ज़्यादा है। अब जैसे C1 है, C1 में हमारे पास जो सॉल्यूट है यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। राइट, यहाँ पे कंपैरिजन में जो सोल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो C1 से C2 की तरफ मूव करेंगे। मतलब फ्रॉम C1 टू C2 कौन जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स। C1 कॉन्सेंट्रेशन से C2 कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कौन जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स, क्योंकि C1 में
सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। C1 वाली साइड पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, इसलिए जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो C1 से C2 की तरफ मूव करेंगे। अब हमने कहा कि जो C2 है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, C2 इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या हैं, ज़्यादा है। सॉल्वेंट पार्टिकल ज़्यादा है, अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, दैट एनी पार्टिकल विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पे कंपैरिजन में सॉल्वेंट कम है, तो इसलिए जो सॉल्वेंट है, जो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन C2 टू कॉन्सेंट्रेशन C1। समझ रहे हो इस बात को, कि हमने कहा कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जाएगा फ्रॉम C1 टू C2, लेकिन C2 से C1 की तरफ कौन आएगा, सॉल्वेंट, क्योंकि C2 साइड पे कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्वेंट की है वो हाई है, लेकिन जो ये साइड है यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। तो सॉल्वेंट अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ आ रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। सो दिस इज द थिंग हियर कि ये अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। एक और चीज़ आप याद रखोगे कि ये देखिए यहाँ हमने क्या वर्ड कहा है, द नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट का क्या है, जो ओवरऑल मूवमेंट है, ओवरऑल मूवमेंट रहेगी फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब देखिए साथ ही हमने क्या चीज़ कही है कि ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के पोर्स जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, बिगर है साइज में, वो किसी भी पार्टिकल को अलाउ करेंगे कि उसके थ्रू पास कर जाए। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारे पास C1 एंड C2 कॉन्सेंट्रेशन वाला केस है, ये लगी मेम्ब्रेन, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो आ रहे हैं फ्रॉम C2 टू C1। देखिए यहाँ सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई, यहाँ सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो। अब देखिए अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ से मान लो 4 पार्टिकल्स इधर से इधर आ रहे हैं, 4 सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, अगर रैंडमली मैंने नंबर लिया, अगर 4 सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हाई से लो आ रहे हैं, तो एक केस ऐसा भी हो सकता है एक्सेप्शन में कि एक आधा पार्टिकल लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ भी चला जाए। अगर 4 पार्टिकल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ आ रहे हैं, तो एक आधा केस ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्वेंट का पार्टिकल लो कंसेंट्रेशन से कहीं हाई पे भी चला जाए, निकल जाए कहीं मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन 4 इस डायरेक्शन में, एक उस डायरेक्शन में, अगर इसने एक इधर आया और एक उधर गया, अगर इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर भी दिया तो नेट मूवमेंट हमारे पास क्या बचा, फ्रॉम हाई टू लो। तो ये है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या रहता है, नेट मूवमेंट की ओवरऑल जो मूवमेंट है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे रहेगा। कि अगर यहाँ से 10 पार्टिकल इधर से इधर भी आ रहे हैं और 2 पार्टिकल्स इधर से इधर चले गए, लेकिन जो ओवरऑल है, जो मेजॉरिटी है पार्टिकल्स की, मेजॉरिटी कहाँ से आ रही है, फ्रॉम हाई टू लो। So we are looking for the majority, we are looking for the net movement। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं। वो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगी, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन पर। तो ये है मीनिंग डिफ्यूजन का। तभी हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अगर हम सबसे पहले डिफरेंस देखें तो क्या है कि जो डिफ्यूजन है उसमें हम सिंपल मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, बट
In case of osmosis, we are using semi-permeable membrane. We are using semi-permeable membrane, और याद रखना है इसे बुक में लिखा रहता है SPM. अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, और वो पोर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें अलाउ करते हैं कि उसके थ्रू पास कर सकें. वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते पासेज के लिए. सो दिस इज़ द थिंग हियर कि ये जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पास हो रहे हैं. सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास हो रहा है, राइट. सो व्हाट वी कैन सी नाउ कि ऑस्मोसिस में क्या रहता है. ऑस्मोसिस में वी हैव the movement of solvent particles only. सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट है. कहाँ से कहाँ? फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम solution of low concentration to the solution of high concentration through a semi-permeable membrane. राइट. तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे. कहाँ से कहाँ? ईदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द सोल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन. अब देखिए ये जो हमारे पास पूरा का पूरा कंटेनर है जिसे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से डिवाइड किया है, उसमें एक तो सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और दूसरा सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हम अज्यूम करते हैं C2. अब यहाँ पे कहीं कहीं सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट है. मतलब ये जो सोल्यूशन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये है लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन. अब यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, तो ये है हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, राइट. अब मूव क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स. कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. किसकी? सॉल्यूशन की. मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से किसकी तरफ मूव करेंगे? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ. कौन मूव करेंगे? सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे. और इसमें क्या केस हो सकता है? हमारी सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर प्योर सॉल्वेंट भी हो, प्योर सॉल्वेंट मतलब ये जो इसमें थोड़े से सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, अगर ये ना भी हो, अगर ये नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट है, डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है जैसे पहले केस में थी. अभी पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे? फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. तो ये दो वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर गोइंग फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन और फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन साइड. और ये पॉसिबल कब होगा? जब हमने अप्लाई की होगी वहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है ऑस्मोसिस के लिए. अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं तो ऑस्मोसिस भी नहीं, राइट. तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, याद रखिए हमें दो वेज में मिल जाती है. नेचुरली भी मिल जाती है, यहाँ हम इसे लैब में भी बना लेते हैं. नेचुरल में रहती है, जो सेल मेम्ब्रेन्स रहते हैं प्लांट्स के, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं. सेकेंडली लैब में हम बनाते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड. कॉपर फेरोसाइनाइड इज Cu2FeCN6. ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, राइट. तो यहाँ से आप डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर रखिए अपने माइंड में कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है, और हमेशा इनके कंसेप्ट को क्लियर रखिए. तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है.
ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम सबसे पहले ये सेटअप कंसिडर करेंगे। सेटअप में क्या है, हमारे पास कंटेनर है जिसकी हमने डिवीजन की है विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक साइड पे हमारे पास सॉल्वेंट है और दूसरी साइड पे हमारे पास है सॉल्यूशन। ये जो सॉल्वेंट साइड है इसके ऊपर हमने एक नैरो ट्यूब रखी है। नैरो ट्यूब रखने का यहाँ पे मोटिव ये है कि इससे हम जो सॉल्वेंट है उसके लेवल पे एक और निगाह रख सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि क्या लेवल है यहाँ पे सॉल्वेंट का। आफ्टर दैट सोल्यूशन साइड पे हमने पिस्टन फिट की है। पिस्टन का काम क्या है कि अगर हमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना हो वो हम इस पिस्टन की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं ये सोल्यूशन साइड पे अपनी मूवमेंट दिखाना शुरू करेंगे। अगर सॉल्वेंट साइड से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूशन की तरफ मूव कर जाते हैं, वो सारी मूवमेंट की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। अगर हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस ना हो, ऑस्मोसिस को रोक दिया जाए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि जब भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर मूव करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर मूव करने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, ये जो नैरो ट्यूब है इसमें ये जो सॉल्वेंट है इसका लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। और जब इसका लेवल कम होगा ये हमें ये चीज़ इंडिकेट करेगा कि हाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूशन साइड पे मूव करने शुरू हो गए हैं। नाउ वी वांट कि ये जो ऑस्मोसिस है उसे रोक दिया जाए। अगर ऑस्मोसिस को रोकना है, अब देखिए सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं तो हमें इस साइड से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो इस साइड पे ना आ सके। और जो इस साइड से प्रेशर है हम किसकी हेल्प से अप्लाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन, राइट। पिस्टन की हेल्प से इतना ही प्रेशर लगाना है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वे दूसरी साइड पर, सोल्यूशन साइड पर ना आ सके। अब हमने कितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाया कि जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक दिया गया, ऑस्मोसिस रोक दी गई है। वो एक्सटर्नल प्रेशर क्या बनता है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। So osmotic pressure simply क्या है, the external pressure that has to be applied, कि हमें externally कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़े ऑन द सोल्यूशन साइड, ये सोल्यूशन साइड पे हम कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस ऑफ द सॉल्वेंट, कि जो सॉल्वेंट का ऑस्मोसिस है उसे प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके इनटू इट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो बेसिकली क्या है, हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके इक्वल रह जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर है एक तरह से। वो एक्सटर्नल प्रेशर किसके इक्वल है, हमें ये देखना है कि जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन साइड पे ना आ सके, ऑस्मोसिस को रोक दिया जाए। और इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए दैट ऑस्मोसिस रुक गया है, क्या होगा कि जब भी सॉल्वेंट के पार्टिकल सोल्यूशन साइड पे जा रहे हैं उस टाइम पे नैरो ट्यूब जो है उसका जो लेवल है, सॉल्वेंट लेवल, वो कम होना शुरू हो गया था। अगर ऑस्मोसिस रुक गई है मतलब अभी सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर नहीं जा रहे हैं, अगर सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर जा नहीं रहे हैं तो ये जो नैरो ट्यूब है उसमें जो वाटर का लेवल है, वाटर या सॉल्वेंट, उसका लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे लेवल कांस्टेंट हो जाता है, लेवल चेंज नहीं हो रहा है अभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि जो ऑस्मोसिस है उसकी प्रोसेस को रोक दिया गया है, ऑस्मोसिस नहीं हुआ। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। और याद रखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं पाई के साथ। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। अब हमारे पास एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका पूरा का पूरा रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी क्या है यहाँ पे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सी क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है दैट जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट।
कांस्टेंट टेम्परेचर पे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। दिस इज वन थिंग। और दूसरी चीज़ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। T क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर इन केल्विन्स। पाई T के प्रोपोर्शनल है कब? जब हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाए? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम 1 और 2 से क्या अज्यूम करते हैं? फ्रॉम 1 और 2 वी कैन से दैट पाई इज प्रोपोर्शनल टू CT। पाई किसके प्रोपोर्शनल हो गया? CT के। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया हमारा R और इक्वेशन बन गई पाई R CT। पाई R CT। R क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हमने कहा कि जो C है, we said कि जो C है हमारी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो मतलब ये क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो C की वैल्यू क्या आ गई? N/V। यहाँ पे हम C की वैल्यु फिल कर दे अगर, तो क्या आएगा हमारे पास? पाई इज इक्वल्स टू R। C की जगह क्या लिखेंगे? N/V और T एज इट इज, राइट? और what we can say, पाई V इज इक्वल्स टू nRT। सुनी सी इक्वेशन लग रही है ना? +1 में भी हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT। वैसा ही कुछ ये भी है, पाई V इज इक्वल्स टू nRT। P यहाँ पे क्या है? प्रेशर। यहाँ पे भी पाई क्या है? प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऑस्मोटिक प्रेशर कंफ्यूज ना हो इसलिए हम उसकी जगह पाई लिख लेते हैं, P नहीं लिखते कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली पाई है क्या? प्रेशर ही है एक तरह से। तो ये भी इक्वेशन क्या बन गई? पाई V इज इक्वल्स टू nRT। किसके ये कंपैरिजन में आ जाती है? इट इज सिमिलर टू PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे R क्या है? गैस कांस्टेंट। यहाँ पे भी कांस्टेंट है R, सोल्यूशन कांस्टेंट है। जो वैल्यू यहाँ पे R की रहती है वही सेम वैल्यू R की यहीं पे भी रहेगी, राइट? दैट इज 0.0821। तो ये चीज़ है। यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं कि जो हमारा रिलेशन है क्या बन जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में, पाई V इज इक्वल्स टू nRT। और ये किसके कंपेरेबल है? हमारी आइडियल गैस इक्वेशन के, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। फ़र्क ये है कि ये हम गैसेस पे अप्लाई कर रहे हैं PV इक्वल्स टू nRT, और जो हमारा पाई V इक्वल्स टू nRT है ये हमारे लिए एप्लीकेबल है टू लिक्विड्स। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये भी आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता रहेगा। तो अभी हम लोग ये रिलेशन करके हटे हैं दैट पाई V इज इक्वल्स टू nRT, जिसमें पाई क्या है हमारे पास? ऑस्मोटिक प्रेशर, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, R है यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बिल्कुल गैस कांस्टेंट की तरह रहती है, दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब N क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। तो वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे फाइंड करते हैं? मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ सॉल्यूट WB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB। तो N की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास? WB अपॉन MB। अब देखिए इसी चीज़ को यूज़ करके, इस वैल्यू को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं या डिटर्मिन कर सकते हैं, वी कैन डिटर्मिन ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास फॉर्मूला? पाई V इज इक्वल्स टू nRT। दिस implies पाई V, N की वैल्यू क्या है? WB अपॉन MB RT। अब यहीं से हमें पता चलेगा कि MB की वैल्यू क्या रहेगी? MB will be equals to WB RT divided by पाई V। ये फॉर्मूला हम यूज़ करके
फाइंड कर सकते हैं हमारे लिए ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और हमें पता है कि ये जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है सॉल्यूट का इक्वल रहेगा किसके, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। कब, 3 कंडीशंस हैं उसके लिए, सेम कंडीशंस हैं जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो सॉल्यूट है वो क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल, और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, आइडियल, मतलब रॉल्स लॉ को भी फॉलो करे, मतलब कि वो डाइल्यूट भी हो। देन वी हैव कि जो सॉल्यूट है ना तो एसोशिएट करे और ना ही डिसोशिएट करे। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं उस टाइम पे जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है सॉल्यूट का किसके इक्वल रहेगा, नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट के। तो ये रही चीज़, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये भी हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 3 तरह के सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अब क्या है इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका हमने एक रिलेशन किया था दैट जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, कब, at a given temperature और if we keep the temperature constant, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए या फिर एक गिवन टेम्परेचर लिया जाए, राइट। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, मतलब कि अगर हम सी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे पाई की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन को अगर कम किया जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, राइट। अभी हम अज्यूम करते हैं हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन ए है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है और जो सॉल्यूशन बी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है हमारे पास, सी। मतलब दोनों जो सॉल्यूशंस हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम। देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, राइट। व्हेन वी से सेम कॉन्सेंट्रेशन, उस टाइम पे क्या चीज़ आती है, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी क्या रहेगा, सेम। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो आइसोटोनिक में हमारे पास क्या पॉइंट आ गए, दैट इनका सेम कॉन्सेंट्रेशन है एंड दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। इन्हें कह दिया आइसोटोनिक सॉल्यूशंस और इन्हें क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। इन्हें आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस भी कहते हैं। आइसो मीन्स सेम, यहीं से याद रख लो बस। नेक्स्ट हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं कि जो सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए की कॉन्सेंट्रेशन है C1 और जो सॉल्यूशन बी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2। C1 एंड C2 2 कॉन्सेंट्रेशंस है एंड हेयर वी अज्यूम कि जो C1 कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू C2। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन बदल दी तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पाई यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C1 के, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2। अब C1 की वैल्यू ज़्यादा है, अगर C1 की वैल्यू ज़्यादा है तो इसके केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या होगा, ज़्यादा। C2 की वैल्यू कंपैरिजन में कम है, C2 की वैल्यू क्या है, कम इन कंपैरिजन टू C1, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा, और इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो, ज़्यादा, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ए और बी के कंपैरिजन में जो ए है वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक।
और जो सोल्यूशन बी है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम है, जिसका कंपैरिजन में ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपर के केस में क्या हो गया कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है और इस कारण से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी ज़्यादा है। और हाइपोटोनिक में क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, कम है, और इसीलिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या है, लोअर है, राइट। अब इसमें एक और पॉइंट याद रखिए कि ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन C1 हमने ज़्यादा मान ली ना, सो हियर वी आर हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन। जब भी हम हायर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं हम किन पार्टिकल्स की बात करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स की, मतलब C1 में सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू C2, ये बी सोल्यूशन में, ठीक है। तो अभी ये है हाई कॉन्सेंट्रेशन पे and solution B is at lower concentration। और जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या रहती है, फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब in terms of hypotonic and hypertonic what we can say, osmosis कैसे होगा, from hypotonic solution to hypertonic solution। osmosis की जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो ये बहुत ही कह लो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपके एग्जाम्स में यूज़ की जा सकती है। तो इन टर्म्स के बहुत ही अपने माइंड में क्लियर रखिए, बहुत क्लियर रहिए इन टर्म्स को लेकर कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस RO। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है, वही हमें सबसे पहले रिकॉल करना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था उसमें कि ये जो साइड है हमारे पास, ये हम मानते हैं हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट है एंड हियर आई एम हैविंग द सॉल्यूशन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की क्या कोशिश रहेगी कि वो सॉल्यूशन वाली साइड पे मूव ऑन कर जाएं, वहाँ माइग्रेट करें। लेकिन जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे सिर्फ उतना कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं ये सॉल्यूशन साइड पर ना आ सकें, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर यहाँ से जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है अगर ये ज़्यादा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए उससे ज़्यादा है, उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ये तो इधर नहीं आ सकेंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन साइड पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूशन साइड पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ये ज़रूर दूसरी साइड पे जाना शुरू कर देंगे। राइट, आर यू गेटिंग द पॉइंट कि सॉल्वेंट साइड से हमने सॉल्वेंट पार्टिकल्स दूसरे सोल्यूशन साइड पे ना आए इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं उसे। अगर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, डेफिनेटली सॉल्वेंट साइड से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो हमारी सोल्यूशन साइड पे नहीं आ सकेंगे, बट जो सोल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो दूसरी सॉल्वेंट साइड पे मूव करना शुरू करेंगे। अब क्या हो गया, सोल्यूशन क्या है यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन पे है एंड सॉल्वेंट में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी, सॉल्यूट की। सॉल्यूशन में हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की, सॉल्वेंट में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की। तो अब क्या होगा, ये हाई कंसेंट्रेशन से मूवमेंट किधर चली गई, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। ऑस्मोसिस क्या कहती है, दैट
from lower concentration of solute particles जाएंगे कहाँ, to higher concentration of solute. और what we say, ऑस्मोसिस क्या कहती है कि सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट पार्टिकल जाएंगे कहाँ, सॉल्यूशन साइड पे. अब तो उसका ऑपोजिट हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से सॉल्वेंट की तरफ पार्टिकल्स ने मूव करना शुरू कर दिया है. मतलब जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उसे रिवर्स कर दिया गया है. तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस. So what we can say, if external pressure is greater than osmotic pressure, then reverse of osmosis takes place. तो ये कंडीशन है इसके लिए. और ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है यहाँ पे हमारे लिए, दैट एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये रही, ये है रिवर्स ऑस्मोसिस की बात. अब आपने घर में भी सुना है ना, आरओ सिस्टम्स रहते हैं वाटर प्योरिफिकेशन के लिए. सो ये वही आरओ सिस्टम्स हैं जो कि इम्प्योर, अगर मैं कहूँ सल्यूशन है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इम्प्योर वाटर है. अगर इम्प्योर वाटर है मतलब उसमें जो कह लो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है. सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब जो इम्प्योरिटीज़ है वो ज़्यादा है, राइट. सो दूसरी है हमारी सॉल्वेंट साइड, जहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, पानी है, बिल्कुल प्योर वाटर आई कैन से. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है. अब एक्सटर्नली इतना प्रेशर अप्लाई किया जाएगा कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को ओवरकम करे. जब ऑस्मोटिक प्रेशर ओवरकम हो जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, ये जो इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर मतलब वाटर प्लस इम्प्योरिटीज. अब रिवर्स ऑस्मोसिस होने पे क्या होगा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए प्योर वाटर की साइड पे आना शुरू करेंगे. अब क्योंकि ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, सल्यूट है, सॉल्यूट को ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पास होने नहीं देगी, तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये हमारे पास इसी साइड पे रह जाएंगी, जबकि यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्योर वाटर मिलता जाएगा. फर्दर मोर इसके एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, डीसेलाइनेशन. डीसेलाइनेशन क्या होता है कि जो सेलाइन वाटर है, सेलाइन वाटर मीन्स जो समुद्री पानी है, सी वाटर, सेलाइन वाटर को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करना. पोर्टेबल वाटर अब क्या होता है, पीने लायक पानी, ठीक है. अब देखिए सेलाइन वाटर है, सेलाइन वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व हैं और सी वाटर को एज सच पीना हमारे लिए सेफ नहीं है. हम नहीं पी सकते, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा है उसमें सॉल्यूट की, तो उसे हमें प्योरीफाई करना पड़ता है, उसे हमें पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करना पड़ता है. और उसकी कन्वर्शन के लिए भी जो प्रोसेस यूज़ होती है उसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं. सेम चीज़ मानिए, जैसे हमने माना कि यहाँ इम्प्योर वाटर है, अब हम क्या कह देते हैं, यहाँ क्या है हमारे पास, सेलाइन वाटर. सेलाइन वाटर है मतलब इसमें क्या है, वाटर प्लस इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, डिजॉल्व्ड सॉल्ट हैं जिन्हें हम एज सच कंज्यूम नहीं कर सकते. तो क्या रहेगा, अभी हम यहाँ पे इतना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को ओवरकम करे. जब ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो सेलाइन वाटर में से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे पास दूसरी साइड पे कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे और हमें क्या मिलता जाएगा, पोर्टेबल वाटर. और यही याद रखना है आपको कि जो सेलाइन वाटर को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डीसेलाइनेशन. और ये किस की हेल्प से की जाती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस. तो ये यहाँ पे बिल्कुल याद रखना.
नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बोर्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से निकलते हैं। तो आइए देखते हैं पहली इम्पॉर्टेंस हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के केस में ऑस्मोसिस का क्या रोल है या क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा है या फिर रेड ब्लड सेल्स हैं वो आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखेंगे किसके साथ, टू 0.9% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, इसका हमारे पास इक्वल सोल्यूशन है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.9%। तो ये इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो रेड ब्लड सेल्स हैं या ब्लड प्लाज्मा है वो आइसोटोनिक है, मतलब उस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बिल्कुल सेम रहता है। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन हम बता रहे हैं 0.9% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये सेम कॉन्सेंट्रेशन है सलाइन वाटर की, राइट। अगर तो इतनी कॉन्सेंट्रेशन रहती है तो उस टाइम पे रेड ब्लड सेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं। देखिए हमारा केस 1 यहाँ क्या अज्यूम करते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे पास, ब्लड सेल्स अगर पानी के कांटेक्ट में आ जाएं, लाइक वी आर हैविंग अ कंटेनर, यहाँ पे जस्ट शो किया है, ये इसमें वाटर है और ये जो रेड ब्लड सेल उसमें डाल दिया गया, मतलब रेड ब्लड सेल का कांटेक्ट किसके साथ है, वाटर के साथ। अब रेड ब्लड सेल आइसोटोनिक है कितने परसेंट सोल्यूशन के साथ, 0.9% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, राइट। और इसके कंपैरिजन में अगर हम कहें वाटर इज सिंपली H2O, जबकि ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है, मतलब जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जो वाटर है वाटर इज एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें ऑस्मोसिस क्या कहता है, अगर अब देखिए रेड ब्लड सेल्स है उसके सराउंडिंग में जो लेयर है वो उसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस सेज कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे मूव करेंगे, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अब वो धीरे धीरे रेड ब्लड सेल के अंदर जाना शुरू करेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाना शुरू हो गए तो रेड ब्लड सेल्स स्वेल करने शुरू करेंगे और हो सकता है कि स्वेल करते 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 वो बर्स्ट हो जाए। और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। आफ्टर दैट वी हैव कि अगर जो रेड ब्लड सेल हैं ऐसे फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे फ्लूइड के कांटेक्ट में आए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% सोल्यूशन से कम है, सॉरी ज़्यादा है। यहाँ पे वाटर की जो कंसेंट्रेशन थी दैट वाज लेस देन 0.9%। अब रेड ब्लड सेल को ऐसे सोल्यूशन में डाला गया जिसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज ग्रेटर देन 0.9%। अब इस टाइम पे क्या हुआ कि जो बाहर सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है। सोल्यूशन के अंदर अब देखिए जो पूरा सेल है, सेल के अंदर इस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, लोअर। जो बाहर फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हायर। जो बाहर फ्लूइड है वो हाई कंसंट्रेशन पे है और जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो चला गया लोअर कंसंट्रेशन पे। अगेन एज पर द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, अब क्या होगा, जो फ्लूइड फ्लो है, फ्लूइड फ्लो रहेगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, हमें पता है। अब रेड ब्लड सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो हो गई तो अब क्या होगा कि जो फ्लूइड है वो रेड ब्लड सेल से बाहर निकलना शुरू करेगा और कहाँ मूव करता जाएगा, जिस सोल्यूशन में उसे ऐड किया गया है। तो जब रेड ब्लड सेल में से फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो गया तो जो रेड ब्लड सेल है वो धीरे 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 श्रिंक करना शुरू होगा। और ये जब रेड ब्लड सेल की श्रिंकिंग शुरू हो जाती है, उनमें श्रिंकेज देखी जाती है, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस।
तो दो फिनोमिना हो गए हमारे पास, हेमोलाइसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस। हेमोलाइसिस जब रेड ब्लड सेल्स स्वेल करने शुरू हो, एंड प्लाज्मोलाइसिस जब रेड ब्लड सेल्स जो है वो श्रिंक करने शुरू हो। और इनका कारण क्या बनेगा ऑस्मोसिस, कि उन्हें किस तरह की कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन में ऐड किया गया है, राइट। इसीलिए क्या रहता है, जब भी इंजेक्शन लगना होता है किसी को, जब भी कोई मेडिसिन इंजेक्ट करनी होती है, पहले वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर्स को देखा जाता है, मेंटेन किए जाते हैं। ऐसा सोल्यूशन लेते हैं हमेशा जो कि 0.9% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl रहे। तो कोई भी मेडिसिन है अगर इंजेक्ट करनी है ब्लड में तो पहले इस कॉन्सेंट्रेशन का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर इस कॉन्सेंट्रेशन से जो मेडिसिन है उसकी जो कंसंट्रेशन है कम हो गई, वाटर की तरह, वाटर के केस की तरह अगर कंसंट्रेशन कम हो गई तो रेड ब्लड सेल्स स्वेल करते जाएंगे और हो सकता है वो बर्स्ट कर जाए। अगर जो मेडिसिन है उसकी कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन से 0.9% से बढ़ गई, उस टाइम पे जो रेड ब्लड सेल का फ्लूइड है वो बाहर निकलना शुरू करेगा और रेड ब्लड सेल्स श्रिंक होते चले जाएंगे एंड इट विल लीड टू प्लाज्मोलाइसिस। दोनों ही कंडीशंस ठीक नहीं है, तो इसलिए देखा जाता है कि जो भी मेडिसिन इंजेक्ट करनी है उसके लिए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रखी जाती है, दैट इज 0.9%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड में, ये चीज़ रही। उसके बाद क्या है, बहुत ही कॉमन चीज़ रहती है कि अगर हम ज़्यादा नमक खा लें, खाने में नमक ज़्यादा हो, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, हम ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं। इसका भी रीज़न क्या है, अब ज़्यादा नमक खाया, नमक ज़्यादा खाने से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी सल्यूट की बॉडी में। अब अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई, वी नो दैट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन से के प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया अगर, राइट, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने पे क्या होगा कि अब बॉडी जो है उसे बैलेंस करने की कोशिश करेगी, इसके इफेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। तो हमें रहेगा, बॉडी में रहेगा कि इस कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जाए सो दैट कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी कम हो जाए। अब कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे होगी, डाइल्यूशन से, जब डाइल्यूट किया जाएगा। डाइल्यूशन कैसे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने पे। और नमक खाने पे जब बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं इडेमा। इट लीड्स टू इडेमा। देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको डॉक्टर्स जनरली एडवाइस करते हैं कि नमक कम लीजिए, नमक का इंटेक कम रखिए। उसका रीज़न भी यही है, ज़्यादा नमक मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, more the concentration of solute more will be the osmotic pressure, और जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा वो ब्लड प्रेशर को भी उतना ही ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की, उन्हें नमक दैट इज सॉल्ट उसका इंटेक कम से कम करना चाहिए। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये हमारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में कन्वर्ट होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधा क्वेश्चन यही आता है, आपको यही गिवन रहता है कि ब्लड प्लाज्मा जो है आइसोटोनिक है विद 0.9% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। इसके बाद आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन रहती है, एक कॉन्सेंट्रेशन कम हो अगर 0.9 से तो क्या होगा, 0.9 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, एक ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स का। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि जब हम नमक ज़्यादा खाते हैं तो प्यास ज़्यादा क्यों लगती है, वाई डू वी फील थर्स्टी, राइट। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं नमक कम खाने की एडवाइस क्यों करते हैं उन लोगों को जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो ये तीनों क्वेश्चंस हमारे बोर्ड्स में आते हैं। अब जो नेक्स्ट बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंसेस हैं हमारे पास, उसमें हम देखते हैं जैसे अभी अचार डालना होता है तो रॉ मैंगोज जो हैं उनकी जो आउटर स्किन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो क्या करते हैं, जो रॉ मैंगोज हैं उन्हें सॉल्ट वाटर में क्या करते हैं, डिप कर देते हैं, नमक लगाकर छोड़ देते हैं या फिर ऐसे ही। तो क्या रहता है, जो अभी हमारे पास मैंगोज़ हैं वो अपना वाटर कंटेंट लूज़ करते हैं और अच्छे से ड्राई हो जाते हैं और उन ड्राई मैंगोज़ का फर्दर अचार डालने में
हेल्प हो जाती है कि वो ख़राब नहीं होता। ये चीज़ हो गई। इसके बाद एक बहुत ही कॉमन चीज़ हम देखते हैं रेज़न्स, कि जब भी मम्मी घर पे हलवा बनाते हैं या खीर बनाते हैं उसमें रेज़न्स डालते हैं ना। रेज़न्स जानते हो, किशमिश, रेज़न्स डालते हैं। अगर हम देखें उन रेज़न्स को हम रात को पानी में भिगोकर सोक करके ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा, अगले दिन तक वो जो रेज़न्स है स्वेल कर जाती हैं। क्या हुआ उसमें, ऑस्मोसिस हुआ। ऑस्मोसिस की वजह से ही वो जो रेज़न्स हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है, वो स्वेल कर जाती हैं। आफ्टर दैट और क्या चीज़ हम देखते हैं कि फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स हैं अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे मुरझा जाएंगे। लेकिन अगर फ्लावर्स को, जैसे हम फ्लावर्स लेके आए, पूरा हमारे पास बुके है, उसे हम अगर फ्रेश वाटर में रखते हैं कि हमारे पास जो भी वास है फ्लावर वास में अगर हम लोग फ्रेश वाटर डालकर उसमें फ्लावर्स को रखते हैं तो फ्लावर्स बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। क्यों, ऑस्मोसिस के कारण। ऑस्मोसिस के कारण क्या है, वो जो पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं उन फूलों की, वो मुरझाती नहीं है और जो पानी है वो धीरे धीरे ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू उन पेटल्स को फ्रेश रखता है। आफ्टर दैट वी हैव कैरेट्स। कैरेट्स देखे हैं हमने। कैरेट्स जो हैं अगर पड़ी रहती हैं ऐसे ही, कैरेट्स हो गई या रेडिश हो गई, वो पड़ी रहती है ऐसे ही तो वो मुरझा जाती है एकदम, मतलब ठीक नहीं रहती, फ्रेश नहीं लगती। लेकिन अगर उन्हें हम लोग फ्रेश वाटर में रखते तो वो वापस से पहले जैसी हो जाती हैं, फ्रेश। क्यों, क्योंकि जब हम उन्हें ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं वो अपना जो वाटर कंटेंट है उसे लूज़ करती हैं और लूज़ करते करते बहुत ही अजीब सी दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब उन्हें वापस से फ्रेश वाटर में डाला जाता है, जो उनमें कमी आई है पानी की वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के कारण पूरी कॉम्पनसेट हो जाती है और जो कैरेट्स हैं या रेडिश है वो पहले जैसी फुलर हो जाती हैं और फ्रेश दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो ये है कुछ नॉर्मल एप्लीकेशंस, राइट। तो इन्हें भी आप एक बार ध्यान में ज़रूर रखिए। अब इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। टाइम फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या है हमारी पहली स्टेटमेंट। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला क्या रहता है, पाई इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी, राइट। अब देखो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या है, वॉल्यूम, आर, ये हमें वैल्यू गिवन है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर हम लेंगे केल्विन्स में। देखिए पाई हमें फाइंड करना है, राइट। एन, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके इक्वल रहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट WB डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज MB। अब हमें WB की वैल्यू चाहिए, MB के लिए हमें केन शुगर का फॉर्मूला पता है C12H22O11 342 ग्राम्स पर लीटर ग्राम्स पर मोल आ जाएगा, वो ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, WB कहाँ गिवन है। देखिए आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन। गिवन है हमें 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। 5% सोल्यूशन है, 5% मतलब 5 ग्राम्स, किसके, केन शुगर के। 5 ग्राम्स ऑफ केन शुगर किसमें, सोल्यूशन बनाया है इसका, ठीक है। तो किसमें बनेगा ये 5 ग्राम्स ऑफ केन शुगर इन 1 ml ऑफ 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 5% सोल्यूशन का क्या मतलब हो गया, 5 ग्राम्स ऑफ केन शुगर इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 5 ग्राम है केन शुगर, क्या वॉल्यूम है यहाँ पे हमारे पास 100 ml किसका, सोल्यूशन का। 5 ग्राम्स है केन शुगर तो WB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। MB, M क्या है अभी यहाँ पे, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास यहाँ पे सॉल्यूट क्या गिवन है हमें C12H22O11, कैलकुलेट करने पे क्या आएगा 342 ग्राम्स पर मोल। ये हमारे पास MB की वैल्यू भी आ गई, इसे हम यहाँ
फिल कर देंगे। तो ये हमें नंबर ऑफ मोल्स एन की वैल्यू मिल गई, राइट। फाइंड क्या करना है अभी हमें, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है हमारे पास 5/342। वी क्या रहता है यहाँ पे, वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम कितना है हमारे पास 100 ml, वॉल्यूम कितना है हमारे पास 100 ml। अब 100 ml को हम सबसे पहले लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, सो 100 विल बी डिवाइडेड बाय 1000, राइट। तो आंसर में आपको क्या आ जाएगा, 0.1 liters, राइट। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू भी फिल करेंगे, क्या आएगी 0.1। बेटा यूनिट्स का ख्याल रखना है। देखिए आर में हमारे पास लीटर्स हैं, तो हम यहाँ पे मिलीलीटर्स को लेकर नहीं चल सकते, इसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर्स में। सो देन वी हैव आर की वैल्यू हमें गिवन है और हमें पता भी है 0.0821, पहले भी आपको बताई है। टी, अब टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में चाहिए। हमें क्या गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस। अब 15 डिग्री सेल्सियस को पहले हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 15 + 273, आंसर में हमारे पास आ जाएगा 288 केल्विन्स, राइट। सो टी में हम क्या फिल करेंगे, जहाँ पे टी है 288 केल्विन्स। सारी वैल्यू सॉल्व करने पे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए, आंसर फाइंड करने के लिए आपने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, अपनी कैलकुलेशंस यूज़ करिए एंड आपको क्या मिल जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेट्स सी हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है। 100 milligrams of a protein was dissolved in just enough of water to make 10 ml of the solution. If the solution has an osmotic pressure of 13.3 mmHg at 25 degrees Celsius, what is the molar mass of the protein? So here you need to calculate the molar mass of the protein, right? अब देखिए हमारे पास क्या रहता है, पाई इज इक्वल्स टू n/v RT, right? Or I can say pi is equals to WB/MB RT/V. From here we can calculate the value of MB. WB RT/V. अब देखिए ये मैंने आपको दोबारा से स्टेप बाय स्टेप क्यों बताया कि ये चीज़ रहती है, कई बार ना स्टूडेंट्स में क्या होता है कि उन्हें ऑन द स्पॉट मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला याद नहीं रहता। तो देखिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, स्टार्टिंग फॉर्मूला, आप उसी से दोबारा अपना जो फॉर्मूला है एमबी का उसे दोबारा से डिराइव कर लीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है, राइट। सो इस वे में आप दोबारा से एमबी का फॉर्मूला निकाल सकते हो, राइट। व्हाट वी नीड नाउ, डब्ल्यू बी यहाँ हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। आर की वैल्यू हमें गिवन है, टी हमारे लिए, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या है हमारे पास, देखिए क्या कहा गया है, 100 मिलीग्राम्स ऑफ अ प्रोटीन इतने पानी में डिजॉल्व है कि 10 ml ऑफ द सोल्यूशन बन जाए। मतलब यहाँ पे प्रोटीन हमारे लिए क्या है, सॉल्यूट, और इसकी कितने ग्राम्स, कितने हमारे पास इसका मास है, 100 मिलीग्राम्स। लेकिन हमें पता है हम हमेशा जो हमारा मास है किस में कैलकुलेट करते हैं, ग्राम्स में, तो इसलिए हमें मिलीग्राम्स को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 ग्राम्स। ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ WB। नेक्स्ट है आर की वैल्यू हमें गिवन है 0.0821, राइट। देन टी है हमारा टेम्परेचर इन केल्विन्स, लेकिन हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या होगा, 25 में हम 273 को ऐड कर देंगे,
तो ये हमारे पास आ गया 298 केल्विन्स। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ T एज वेल। उसके बाद है पाई। पाई क्या है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमें गिवन है इफ द सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 13.3 mmHg। कितना है गिवन, 13.3 mmHg। अब वहाँ देखिए, यहाँ पे इन यूनिट्स में, आर के यूनिट्स में हमारे पास तो एटमॉस्फेयर है, तो इन दोनों के यूनिट्स तो अभी सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, mmHg को कन्वर्ट करना होगा एटमॉस्फेयर में। और याद रखिए दैट 760 mmHg किसके इक्वल रहते हैं, 1 एटमॉस्फेयर के, राइट। तो यहाँ पे mmHg को अगर एटमॉस्फेयर में बदलना है तो क्या होगा, 1/760 एटमॉस्फेयर, राइट। तो हम क्या करेंगे, mmHg को एटमॉस्फेयर तक लेके जाना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 760 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13.3 डिवाइडेड बाय 760 एटमॉस्फेयर। ये हमारे पास पाई की वैल्यू भी आ गई। आफ्टर दैट वी हैव वी। वी क्या रहता है, वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है, 10 ml, 10 मिलीलीटर्स है, लेकिन अगेन यहाँ पे क्या है, लीटर्स, तो हमें 10 ml को किस में कन्वर्ट करना होगा, लीटर्स में। सो व्हाट वी शैल डू, 10 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, क्या आ गया, 0.01 लीटर्स। तो सभी वैल्यूज अब हैं हमारे पास, MB के फॉर्मूला में फिल कर देंगे। WB इज 0.1 ग्राम्स, R इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 298 केल्विन्स डिवाइडेड बाय पाई। पाई की ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है हमारे पास, 13.3 डिवाइडेड बाय 760, तो ये यहाँ आ जाएगा। देन V वॉल्यूम है हमारा 0.01। सो वी हैव जस्ट फिल इन ऑल द वैल्यूज, सभी वैल्यूज फिल कर दी हैं। अब इनकी कैलकुलेशन करने पे आपको क्या मिल जाएगा, मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, कि कितना मोलर मास है प्रोटीन का। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, इजीली अप्लाई किया। तो आपको देखिए न्यूमेरिकल में कुछ टफ नहीं है, ऑब्वियसली हमें चीज़ें गिवन रहती हैं, बस आंखें खोलने की ज़रूरत है। और इसमें आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, यूनिट्स जहाँ भी ज़रूरत है उन्हें कन्वर्ट ज़रूर कीजिए। यूनिट्स कन्वर्ट कर लिए, फॉर्मूले आपको पता है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए और न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व हो सकते हैं।